हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हाँ जी आ गए हैं अब वापस। हाँ, बीच में थोड़ा सा सीन हो गया था। हमें थोड़ा दिन गायब होना पड़ा था, थोड़े दिन मतलब काफी सारा गायब होना पड़ा था। ऑफ कोर्स चैनल से रिलेटेड नहीं है, ऑफ कोर्स पर्सनल लाइफ ठीक है। तो अब हम लोग आ गए वापस, फिर से फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो वेलकम टू द सीरीज, जहां पर हम लोग बात करेंगे। कहाँ का है, रुको पहले मुझे लेजर पॉइंटर निकाल दे दो भाई। ओके, वेलकम टू द सीरीज, जहां पर हम लोग बात करेंगे जीएसईबी की कंप्यूटर स्टडीज की बुक को चैप्टर वाइज। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी 2 वीडियोस होंगे, एक में जिसमें हम बात करेंगे इसके थियरी की, दूसरे में बात करेंगे हम लोग इसके प्रैक्टिकल की। ये चैप्टर पूरा थियरी है और ये चैप्टर का जो टॉपिक है वो बड़े बड़े प्रोग्रामर को भी रुला देता है। ठीक है, चैप्टर दिक्कत वाला नहीं है, बट इसके जो कंसेप्ट है वो काफी डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम लोग ये पूरे को ठीक से समझेंगे। ओके, और इसके आगे वाले वीडियोस में हमने बनाई थी HTML CSS जावास्क्रिप्ट से पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई थी। ठीक याद है वो तो? ठीक है, तो वो वेबसाइट अगर आपने नहीं बनाई है तो कृपया यार वो सारे वीडियोस भी देख लो यार, हम लोग चैप्टर वाइज जाएंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद हमने बात की थी ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के बारे में। सो वो वीडियोस नहीं देखे तो कृपया वो वीडियोस देख के आए, तो हमारा आपका पूरा सीरीज कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ऐसे दर्दनाक टॉपिक की, ठीक है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट्स। इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, पहले ही बता देता हूं, इसमें नो प्रैक्टिकल नो एग्जांपल। अब इसके बाद वाले जो भी चैप्टर्स होंगे जावा पर, वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्वागत करता हूं आप सबका अपनी चैनल डीस कोडिंग पर। ओके, थोड़ा सा गला खराब है तो बेयर विद इट। एनीवेज, तो थोड़े बहुत हमारे टॉपिक्स जो है वो सारे देख लेते हैं। पहले तो टॉपिक के बारे में समझेंगे कि क्या करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। फिर होता है ऑब्जेक्ट के क्या क्या उसके क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके स्टेट बिहेवियर फीचर्स वगैरह। ठीक है, तो ये आप पूरा देख लो यार। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा पढ़ के आपको पकाने नहीं वाला हूँ ऑफ कोर्स। तो इससे जो इंपॉर्टेंट का पार्ट रहेगा वो ये लास्ट का रहेगा, एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस, और इन तीनों का कंपैरिजन। ठीक है, ये जो है वो थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, तो उसका टेंशन नहीं है, अपन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग दो तरह की हो सकती है, या तो एक स्ट्रक्चरल या फिर प्रोसीजरल हो सकती है, जिसमें हम लोग डेटा को यूज करते हैं, जिसमें डेटा के ऊपर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स लगते हैं, जैसे कि पाइथन। और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो, कोई ऐसा एक चीज के बारे में बात हो रही हो जिसके इर्द गिर्द पूरा प्रोग्राम बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मेथड्स एंड प्रोसीजर लगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का एग्जांपल रहेगा पाइथन। ठीक है, बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। मेरे चैनल पर दूसरे पाइथन के वीडियोस भी हैं, आप उसको देखना चाहो तो यू कैन चेक दैट आउट। ओके, कोलैबोरेशन खुद की चैनल के साथ। एनीवेज, दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर उसका एग्जांपल देखें तो जावा आएगा। जावा अपने नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उन सारे वीडियोस में आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो वो 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जिसका हम लोग डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए, जिसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो कि एक ऐसी चीज जो कॉन्क्रीट होती है, वो रियल वर्ल्ड की बात हो गई। अब प्रोग्रामिंग क्या है दुनिया में, उसका क्या है कि अगर किसी प्रोग्राम के बेस में, ठीक है, एज अ प्रोग्राम के बेस हमें किसी को यूज करना है तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके 4 अलग अलग कैटेगरी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि पहला है प्रॉपर्टीज या फिर एट्रीब्यूट्स, व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा है स्टेट, दैट इज द वैल्यू टेकन बाय द एट्रीब्यूट्स, मतलब प्रॉपर्टीज जो वैल्यूज लेती है वो हम लोग बोलेंगे स्टेट। लास्ट है मेथड, बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड लास्टली द फीचर्स एंड मेंबर्स, मतलब सारे एट्रीब्यूट को अगर इकट्ठा करें तो उसको बोलेंगे फीचर्स। ठीक है, इसमें मैं अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, मुझे 2 मिनट दे दो। ये सेंटेंस अब आपको याद रखना है, रेड कलर में लिखा हुआ है, तो ये आपको रट डालना है कि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज ड्यू टू इट्स मेथड और बिहेवियर। ओके, ये याद रख लो, इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब मैं आपको ये 4 चीजें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो ये क्या है, ये अपना है एक सीजन का बॉल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये है अपना सीजन का बॉल। कैसा होता है? गोलाकार। ठीक है, राउंड होता है। तो इट इज व्हाट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज राउंड। तो शेप क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसकी एट्रीब्यूट हुई, और स्टेट क्या हुआ, राउंड। ओके, स्फेरिकल।
अब वो राउंड शेप के कारण इसमें क्या होता है, ये रोल हो सकता है, तो दैट इज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज आल्सो नोन एज मेथड, ठीक है। और अगर मैं इसकी दूसरी और दो चार चीजें ले लूं, जैसे कि इसका कलर ले लूं, इसका वेट ले लूं, ठीक है, ये सारी चीजें अगर ले लूं, तो फिर ये ऐसे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, लेट्स से कलर रेड, तो फिर से रेड क्या हुआ, उसका स्टेट हुआ, उसमें प्रॉपर्टी क्या हुई, उसकी कलर, ठीक है। ओके, रेड के कारण मेथड क्या हो सकता है, तो कि आप इजीली उसको बिहेवियर क्या कर सकता है, तो कि इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है, कि ये सीजन का बॉल है, राइट। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो अब ये मल्टीपल, जब ये एट्रीब्यूट्स अगर मल्टीपल बात हो रही है, जैसे कि शेप, कलर, वेट, ये सारे, तो ये सारे इकट्ठा सारे मिलकर बनाते हैं इस बॉल के फीचर्स या फिर मेंबर्स, ठीक है। तो बॉल के फीचर्स क्या हुए, तो कि बॉल के फीचर्स हुए कलर, शेप, वेट एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो ये लाइन अभी समझ लो, एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट एंड व्हाट इट डज, उसकी आइडेंटिटी, उसकी स्टेट और उसके बिहेवियर। ओके, ये समझ आ गया आपको पूरा, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, व्हाट इज अ क्लास। अब क्लास क्या है, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं सिमिलर फीचर्स के साथ, जैसे कि ये हुआ सीजन का बॉल, फिर हुआ टेनिस का बॉल, फिर हुआ टेबल टेनिस का बॉल, फिर हुआ बास्केटबॉल, फिर हुआ फुटबॉल, ठीक है, ये सारे अलग अलग बॉल्स, तो फिर बिलियर्ड्स का बॉल, पूल के बॉल्स भी आते हैं, ठीक है, बट सबके शेप सेम है, ठीक है, सबका कलर अलग अलग है, सबका वेट अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब मैंने ये तीन फीचर्स जो हमने डिसाइड किए, शेप, कलर, वेट, ये अब मैं एक टेम्पलेट की तरह यूज कर सकता हूँ हर एक बॉल को क्लासिफाई करने के लिए। उसका डिजाइन के बारे में बात कर सकता हूँ, दैट इज आल्सो अ फीचर ऑफ इट, दैट इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट, दैट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ इट, समझे। तो ये बात है। तो अगर मैं इसके अलग अलग, मतलब सेम टाइप ऑफ कैटेगरी, सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को यूज करके अलग अलग बॉल को अगर क्लासिफाई कर पाऊं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर ये मेरे पास हो जाएगा एज अ टेम्पलेट, समझ रहे हो। फिर से समझाता हूं एज एन एग्जाम्पल। अब हमने बात की बॉल के शेप के बारे में। अब शेप तो हर एक बॉल का सेम ही रहता है, नॉर्मली स्फेरिकल ही रहता है, ठीक है। तो उसके बाद वो हम लोग एक बात करेंगे। बट अगर आपको अगर बैट से डिफरेंशिएट करना है, कोई भी क्रिकेट का बैट ले लो, ठीक है, उससे अगर आपको डिफरेंशिएट करना है बॉल को, तो आप उसको शेप के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हो, समझ रहे हो। ओके, फिर कलर की बात करें, ठीक है, तो कलर सीजन का बॉल अगर रेड कलर का होता है, टेनिस का बॉल थोड़ा लाइम ग्रीन टाइप का होता है, टेबल टेनिस का बॉल जनरली व्हाइट या फिर ऑरेंज होता है, फुटबॉल ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट वाला होता है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर शेप नहीं, कलर, देन वी हैव वेट। वेट में देखो, सीजन का बॉल भारी होता है, टेबल टेनिस का हल्का होता है, फुटबॉल में हवा भरी जाती है जो टाइट होता है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, कि जिसमें हम लोग अगर टेम्पलेट बनाते हैं कोई भी सेम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर फीचर्स के बारे में, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे क्लास, ठीक है। अब ये याद रखें, क्लास एक लैंग्वेज का पार्ट है, दैट इज नोन एज यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज व्हिच इज मेंटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे पीडीएफ में, ठीक है, तो इसका टेंशन मत लो। अगर कंटिन्यूटी यहाँ पर मेंटेन नहीं होती है तो हम लोग पीडीएफ में से भी एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। ओके, तो दिस मॉडल्स द स्टैटिक व्यू ऑफ अ प्रोग्राम, ये याद रख लो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लास डायग्राम की तरफ। तो क्लास डायग्राम के बारे में बात करें तो कि अगर it helps to define the attributes and operation of a class that can perform, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर तीन अलग अलग हेडिंग्स रहते हैं, जैसे कि नेम, एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन। ओके, समझो यहाँ इस प्रकार से ये क्लास रिप्रेजेंटेशन होता है। ये नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है, तो ये इसको ऐसे ही इसका थ्रू एंड थ्रू याद रख लो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको इस हिसाब से याद रखो, जैसे कि देखो आ गया विजिबिलिटी एट्रीब्यूट, दैट इज सेमीकोलन, and then data type is equal to initial value, visibility operation in bracket argument list and colon that is return type। ओके, ये इस तरह से आपको याद रखना है। मैं आपको समझाता हूँ इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, लेट से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बॉल। ओके, क्लास का नाम हमने ले लिया बॉल। अब उसमें एट्रीब्यूट क्या है, विजिबिलिटी, मतलब वो अलग अलग टाइप की विजिबिलिटीज आती है जो हम लोग देखेंगे जावा में। ओके, प्राइवेट, पब्लिक, ऐसे सारी आती है, ठीक है। तो मैं आपको वो सब सिखाऊंगा जावा में, ठीक है, यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एट्रीब्यूट याद करो, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज याद है, यस, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस। तो एट्रीब्यूट क्या है, तो कि लेट्स से शेप ले लेते हैं, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, वो अभी के लिए मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग।
हम लोग जब नेक्स्ट जावा में पढ़ेंगे तब आपको ये ज्यादा डेप्थ में समझ आएगा, डेटा टाइप्स के बारे में, विजिबिलिटी के बारे में, आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, ये सारी चीजें आपको ज्यादा डेप्थ में पता चलेगी जावा। उसमें जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखोगे ना वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो डेटा टाइप हुआ स्ट्रिंग विच इज इनिशियल वैल्यू विच इज रेड, सॉरी शेप था ना तो कलर, शेप था तो सर्कल, बाय बाय। फिर से पब्लिक, विजिबिलिटी में अभी के लिए पब्लिक बता रहा हूं आपको, पब्लिक शेप इनिशियल डेटा टाइप स्ट्रिंग एंड इट हैज अ इनिशियल वैल्यू स्फीयर या फिर राउंड, ओके। उसका ऑपरेशन रहेगा, आर्गुमेंट लिस्ट की जरूरत नहीं है, और उसका रिटर्न टाइप रहता है, रिटर्न हम लोग रख देंगे अभी के लिए स्ट्रिंग। अभी के लिए इसको ऐसे ही समझ लो, इसको ऐसे ही याद रख लो, मैं आपको अच्छे से डेप्थ में जब हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग में जाएंगे तब आपको समझाऊंगा, ओके ओके। अब ये जो सिंटैक्स है ना, ये आपको याद रख लेना है, ये बाय डिफॉल्ट आपको याद रख लेना है क्योंकि ये डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये विजिबिलिटी है, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो लिखना ही है वो आपको इस तरह से दिया गया होगा, ठीक है। विजिबिलिटी दैट इज इट्स एट्रीब्यूट नेम, एंड इस तरह से दिया गया होगा, एट्रीब्यूट डेटा टाइप एंड इट टेक्स एन इनिशियल वैल्यू, ओके। तो पब्लिक टाइप दैट इज स्ट्रिंग एंड मतलब बॉल का टाइप के बारे में बात की है, दैट इज सीजन, ठीक है। अब इसको अगर हमें चेंज करना है, याद आया, अगर स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय इट्स मेथड, हमने वो रेड लाइन लिखी थी, याद हो तो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड को पास करेंगे, सेट टाइप दैट इज द मेथड का नाम, ठीक है। स्टेट हम लोग चेंज करें, ठीक है, ये स्टेट को हमने डिफाइन किया, अब हम लोग स्टेट को चेंज करेंगे, तो कि बॉल टाइप ले लिया हमने स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स आर डायनेमिक, दैट इज दे आर कॉल्ड बाय देयर स्टेट्स ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ में, वहां पर मैं आपको बाकी की सारी चीजें समझाता हूं, ओके। कहा गया पीडीएफ, ये रहा, और इधर देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग आ गए हैं अपने पीडीएफ में। पीडीएफ में क्या है, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे, हमने बात की इंट्रोडक्शन की, ये कंसेप्ट हमारे स्टार्ट हुए थे 1960s में, रुको एक सेकंड, हाँ, ये हमारे स्टार्ट हुए थे 1960s में, 1980s तक इसका मेन प्रोग्रामिंग हो गया था, ब्ला 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 ब्ला, मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसका नाम है C++, जावा, C#, PHP, ठीक है, ये 3-4 याद रख लो, बाकी के .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो हमें आपको समझ आए, याद रहे तो बहुत अच्छा है, या फिर जाने देना, ठीक है। प्रोग्रामिंग दो तरह की होती है, हमने बात की ऑलरेडी, स्ट्रक्चरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। इसमें एग्जांपल अच्छा दिया गया है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में आपने क्या किया, एक लाइब्रेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाई, ठीक है। तो अब लाइब्रेरी में क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, स्टूडेंट का बुक का इश्यू हो सकता है, बुक रिटर्न करा सकता है, या फिर फाइन, अगर लेट रिटर्न किया तो उसका फाइन लग रहा है, उसका कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होगा कि अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी जो डेटा और फंक्शनैलिटी को लेकर चलता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या हुए, अगर लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्टूडेंट बुक है, लाइब्रेरियन, समझ रहे हो, वहां के एम्प्लॉइज, ओके। तो वो लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स हो गए। अगर हम लोग इसके, अब फिर से समझोगे, फिर से समझाता हूँ, दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक प्रोसीजरल और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल में हम लोग अलग अलग प्रोसीजर्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट आया, उसका रजिस्ट्रेशन किया हमने, फिर उसको बुक इशू करवाई, फिर बुक उसने रिटर्न की, हमने उसका फाइन कैलकुलेट किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें हम लोग स्टूडेंट के बारे में, अगर स्टूडेंट को टारगेट करते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, उसका फाइन, उसका बुक इशू, बुक रिटर्न, वो सारा इंक्लूड हो जाता है। अब लेकिन लेट्स से अगर बुक के बारे में बात करें, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बुक के बारे में, तो बुक में आप लोग उसका रजिस्ट्रेशन तो नहीं करोगे, आप लोग उसको लिखोगे कि अगर वो इश्यूड है कि नहीं, अगर वो प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, आप उस हिसाब से सोचोगे, ठीक है ना। तो ये समझ आया, दैट इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस, ओके। द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्रिएट्स, ये एक्सटेंडेबल एंड रीयूजेबल कोड को बनाने में हेल्प करता है, ओके, ऑलराइट। Object-oriented programming uses an object as its fundamental building block. Okay. इसको delete कर देता हूँ. Okay.
तो अब हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की फिर, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर एंटिटीज ऑफ व्हिच द वर्ल्ड इज कंप्राइज्ड, ठीक है। तो जो दुनिया में जो भी चीजें हैं उसके बारे में हमने बात की, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ यूनिक आइडेंटिटी एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया है। यस, अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो, कुछ भी आपको सजेशन देना हो, तो कमेंट्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट आता है क्लास। क्लास में हमने बात की एक टेम्पलेट है जो सिमिलर फीचर्स के ऑब्जेक्ट्स को उसको एज अ क्लासिफिकेशन एनलिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर देख, एक पर्सन के बारे में बात हुई तो उसके बारे में हम लोग 5 अलग अलग हेडिंग्स दे दिए, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट एंड प्रोफेशन, ठीक है। अब नेम अलग अलग नाम हो सकते हैं जैसे कि दनाबेन, श्याम भाई, मीनाबेन, मीराबेन, अभय भाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। हर की सिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मैं वडोदरा से हूँ, ये राजकोट, अहमदाबाद, द्वारका, सूरत, वडोदरा, यस वडोदरा है भाई, ओके। जेंडर में देखो अलग अलग जेंडर्स हो सकते हैं, वैसे तो ये 2 ही जेंडर होते हैं टेक्निकली, ओके। फिर बर्थ डेट, अलग अलग बर्थ डेट हो सकती है, अलग अलग प्रोफेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, एक टेम्पलेट बना दिया किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये पर्सन क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, और उस पर्सन क्या है, अपना क्लास है, जिसमें हमने ये टेम्पलेट बना दिया है। तो ये क्या हुआ, ये अपना हो गया क्लास। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 हुए अपने ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके, तो हमने बताया फिर क्लास डायग्राम के बारे में। क्लास डायग्राम में देखो, UML can be used to create models of object oriented software, ठीक है। It is a visual modeling language defined and maintained by object management group, ठीक है। तो क्लास डायग्राम के बारे में बात की गई है जैसे हमने वहां पर बात की, ओके। पर्पस क्या है इसका, तो मॉडल द स्टैटिक व्यू ऑफ एन एप्लीकेशन, ओके। अगर किसी एप्लीकेशन का स्टैटिक व्यू हो तो उसको हम लोग मॉडल कर पाते हैं। क्लास इज रिप्रेजेंटेड विद एन रेक्टेंगुलर बॉक्स स्प्लिट इनटू 3 सेक्शंस, नेम, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर को ऑपरेशन भी बोला जा सकता है, ओके। देखो क्लास, उसका अलग अलग एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और उसका बिहेवियर, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो। देखो हमने क्या बात की थी, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, स्टेट, ये सारे क्या है, स्टेट्स है। तो ये सारे स्टेट्स कैन बी चेंज बाय मेथड्स और ऑपरेशंस, ठीक है, समझ गए। अब ये सिंटैक्स आपको याद रख लेना है, मैंने आपको वहां पर पावर पॉइंट में भी बता दिया, ऑलराइट। ये दूसरा सिंटैक्स है, ओके ओके। अब मैं इसको पूरा स्किप कर रहा हूं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे एनकैप्सुलेशन पर। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। एनकैप्सुलेशन के बारे में, एनकैप्सुलेशन क्या है, तो कि अगर हम लोग डेटा को प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मेथड्स एंड डेटा, इट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। अब समझाता हूं मैं कैसे करना है इसमें। अब समझो, जब भी हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या फिर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में होते हैं जैसे कि पाइथन, तो उसमें आप इजीली किसी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। अगर लेट से मैं आपको वहां पर पाइथन में डिफाइन कर देता हूं, रुको, अगर इफ इट सपोर्ट्स है तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ओके। तो अब मैं आ चुका हूं अपने VS कोड में और मुझे यहां पर आपको दिखाना है कि कैसे हम लोग इस पे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को एनलिस्ट करते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बेस्ट लैंग्वेज का मैंने एग्जांपल दिया था आपको पाइथन, ठीक है। तो पाइथन के बारे में बात करेंगे। पाइथन में क्या है, मैं आपको बहुत बेसिक्स है मैं इसमें समझाऊंगा, ठीक है। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए दूसरे वीडियोस हैं मेरे, यस, कोलैबोरेशन विद खुद वनसेल्फ, ओके। तो अब यहाँ पर समझो, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक x करके वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी मैं इनिशियल वैल्यू ले लेता हूँ 100, ठीक है। अब या फिर चलो मैं इसमें ना एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, हेलो, ठीक है। बस मैं ऐसे ही हेलो लिखता हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाना, ओके। अब मैं यहाँ पर अगर आपको x को प्रिंट करके दिखाऊं तो वो मुझे दे देगा ऐसे करके हेलो, ओके, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, y में दे देता हूँ, y को हम लोग दे देते हैं, क्या बोले, बैंगन बोल दे, बैंगन, चलो छोड़ो इसको हटाओ, वाई को हम लोग बोल देते हैं हाई, ओके। अब मैं इसको वाई को प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वाई मुझे प्रिंट होके मिल चुका है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ,
अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू दे देता हूँ y के बराबर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो मेरा x हेलो था वो ओवरराइट हो जाएगा हाई पर, ठीक है। और अब मैं इसके बाद जब मैं इसको x को प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, तो अब मुझे ये दे देगा हाई, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर y को भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको दोनों हाई मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हेलो था, जो यहाँ पर x की जो इनिशियल वैल्यू थी वो ओवरराइड हो गई, ठीक है। और ये चीज स्ट्रक्चरल या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में बहुत कॉमन है, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर, ओके। तो अब बात करेंगे अपन यहाँ पर, वापस चलते पीडीएफ में, ठीक है। तो हमने बोला कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और कैन ऑल्टर द डेटा कैन बी ऑल्टर्ड बाय एनी कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये ज्यादा मॉडिफिकेशन से प्रोटेक्टेड नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें एनकैप्सुलेशन करके मेथड होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर हमें कोई डेटा को प्रोटेक्ट करना है तो हमें हम उसको एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो विच इज नोन एज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो दिस मैकेनिज्म of providing protection to data and methods of a program is called as encapsulation, ठीक है। अब सेम चीज, लेट्स से मैंने ये जो x है ना, ये जो यहाँ पर ऊपर x था अपने कोड में पाइथन में, अगर उसको मैंने थोड़ा बहुत ट्वीक करके उसको थोड़ा एडजस्ट करके रखा होता तो आई कुड हैव एनकैप्सुलेटेड इट, ठीक है। तो मैं उसको बचा सकता था। अब उसको मैं समझाता हूँ कैसे कर सकते हैं, पाइथन में ये चीज भी पॉसिबल है, ओके। चलते हैं वापस VS कोड में, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। वो बैक, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर फिर से इसमें क्लास डिस्कस कर लूंगा। क्लास ले लेते हैं वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स, ठीक है। और उसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं x को विद एन इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं एक x को विच इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास में हमने क्या याद किया था, क्लास याद करो, क्लास था एक डिफॉल्ट टेम्पलेट जो जिसमें हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना x हुआ ऑब्जेक्ट और ये क्लास हुआ अपना क्लास, ओके। और उसमें हम लोग x की वैल्यू लेते हैं इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है, ओके। और इसको हम लोग कॉल कर देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट हो गया। तो अब मैं यहाँ पर अगर कोई दूसरी वैल्यू में पास करा दूं, ठीक है, तो इसमें दे देते हैं प्रिंट x, ठीक है। अब मैं इसमें दूसरी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर उसको दे दूं, सॉरी प्रिंट इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ये पास करा दूं, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा। अब इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले आपको यहाँ पर, मैं पहले तो इसको x को कॉल करा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली x को कॉल नहीं करा सकता, समझो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कैसे कॉल कराना पड़ेगा, इसको वेरिएबल्स डॉट x एंड उसको इनिशियल वैल्यू में दे दूंगा, ठीक है। सॉरी, इसको पूरा फिर से कराना पड़ेगा, रन ऑल करा के, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 10 एज अ वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक नया ब्लॉक ऐड करूंगा। अब देखो इसमें समझो, मैं अगर इसमें लिखूं x की वैल्यू अगर मैं 5 करके लिख दूं, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊं तो इसको पता ही नहीं है कि भाई x क्या होता है, ठीक है। इसको पता ही नहीं है कि x यहाँ पर क्या है, x एज एन ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप लोग ओवरराइडिंग नहीं कर सकते हो कोई भी वैल्यूज को, ठीक है। तो ये पूरा ये x जो अपना ऑब्जेक्ट है वो बच गया ओवरराइड होने से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसका क्लास को कॉल करूं, ठीक है, अगर मैं इसको क्लास को कॉल करूं और अब इसको मैं रन करूं, ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूं तो अब भी ये मुझे 5 10 ही देगा, ठीक है। तो ये इसको ओवरराइड करने से अपने को बचा देता है, समझ गए। ये ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है, ये चीज अपने को समझ आ गई, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है। देखो हमने क्या किया, सिंगल यूनिट नोन एज क्लास एंड डिक्लेयरिंग देम एज प्राइवेट, ठीक है। दिस प्राइवेट मेंबर आर नॉट करंटली विजिबल, ठीक है। Encapsulation keeps the data safe from unintended actions and inadvertent access by the outside objects. Okay, only the object that owns the data can change its content. Okay. Okay, तो अब फिर से समझ लो एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन एज अ शील्ड या फिर एज अ शेल होता है कोई भी वेरिएबल को अपने खुद के डेटा को अल्टर कराने से पहले, ठीक है। तो अब लेट्स से मैंने x करके ये जो हमने किया, x को हमने वहां पर एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया था, राइट, रुक जाओ, हाँ। तो x को हमने जो यहाँ पर एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया था प्रोग्राम में, ठीक है, VS कोड में, उसको हम लोग अगर उसको वेरिएबल होने से बचाना है,
अगर उसकी वैल्यू हमें वही रखनी है जो हमारे पास है, जो हमने डिक्लेयर की है, और दूसरी मेथड्स या फिर दूसरी टेक्निक से, दूसरी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको अगर ऑल्टर नहीं करवाना है, तो x को हम लोग बोल देंगे, तो हम लोग x को बता, तो दैट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। ओके, ऑलराइट, अब समझो, तो लाइक इट एक्ट्स एज एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर, बस और कुछ नहीं। लास्ट है, नेक्स्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल। मतलब तो कि अगर आप ये बटन को क्लिक कर रहे हो, मैं यहाँ पर ये ड्रॉइंग एज अ पेंसिल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मुझे यहाँ पर पूरा फीचर्स एक्सेस करने को मिल रहा है, बट ये अब यहाँ पर ये लाइन कैसे बना रही है, मैं इस बटन को क्लिक कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें मैं इसमें नहीं देख पा रहा हूँ। दैट इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी, इट सेज व्हाट इट डज बट डज नॉट से हाउ इट इज डन। ओके, ये बात हो गई। अब इन लोगों ने एग्जांपल दिया, मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ टेक्निक दैट रिलाइज ऑन सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब जो आपका GUI है, लेट्स से आपने क्रोम यूज किया, आपने पावर पॉइंट यूज किया, ये मेरा PDF व्यूअर है वो यूज कर रहा हूं मैं, तो ये सारी चीजें मैं इंटरफेस के थ्रू तो कर रहा हूं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। ठीक है, इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, और इसको थोड़ा बहुत हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि when we use the function like square root of 25 या फिर printf hello world, C लैंग्वेज में था 10th में, याद है, याद है? ओके, तो ये बात हो गई। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रुक जाओ। यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते, ये जो याद मैंने जो कोड में डिफाइन किया था, रुको, ये जो यहाँ पर मैंने कोड में डिफाइन किया, दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो ये हम लोग कैसे इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, इसका इंपॉर्टेंस रहता है, इट आल्सो प्रोवाइड्स अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब लेट्स से आ गया ये रहा, लेट्स से अगर मैं इसको हाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको हाइड कर दूं, तो अगर मैं इसको ऐसे गायब कर दूं, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट को मैं कॉल कर रहा हूं बस, और उसकी मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, मैं इसमें कुछ नया नहीं दे रहा हूं, तो क्या हुआ, तो ये चीज मैंने डिफाइन की, मतलब यूजर डिफाइंड है, पहली बात, और दूसरी बात कि मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, ये भी हमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दिया गया, मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड्स स्केलेटन और टेम्पलेट्स फॉर आवर यूज। ओके, ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, दैट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स और स्ट्रक्चर्स इन C++, C जावा एंड एग्जांपल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसके बारे में बात की, ये आप लोग डायरेक्ट पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं पकाना चाहता। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक डिफरेंस के बारे में बात की गई, ये सेंटेंस याद रख लेना, एनकैप्सुलेशन प्रोटेक्ट्स द डेटा बाय मेकिंग देम इनएक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड, और एब्स्ट्रैक्शन एक्सेसिबल तो कराता है, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे कर रहा है वो नहीं बता रहा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है मैसेजिंग। जब भी आप लोग कोई मेथड को कॉल कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग मैसेज। ओके, ऑलराइट, so due to encapsulation all method calls are handled by objects that recognize the method। ओके, परफेक्ट, तो हम ये हो जाता है मेथड के बारे में, इसमें मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आपको रट ही लेना। ठीक है, इसमें मैं कुछ ज्यादा आपको समझाने लायक है नहीं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जब कोई सिंगल मेथड या ऑपरेशन को अगर अलग अलग तरीके से हम लोग इसको अपने प्रोग्राम में डिफाइन करें, अलग अलग मेथड को या फिर सेम मेथड को अलग अलग तरीके से हम लोग प्रोग्राम में यूज करें, जैसे कि मैं आपको अब यहां पे समझाता हूं। ठीक है, आ जाओ अपने कोड में, ये अपनी मेथड है, इनिशियल वैल्यू इज अवर मेथड। ठीक है, वो अपना आर्गुमेंट है। ठीक है, अब यहां पर हमने प्रिंट करवा लिया। अब मैं क्या करवा रहा हूं, अब मैं यहां पर वेट अ मिनट, ओके, ठीक है, अब मैंने यहां पर ये अपना आर्गुमेंट था, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रिंट करवा रहा हूं, सर प्रिंट करवा रहा हूं इनिशियल वैल्यू प्लस
15, ठीक है, मैं एक रैंडम सा नंबर दे रहा हूँ। ओके, अब मैंने क्या किया इधर एक, और मुझे एक लाइन में अपने खुद के लिए खुद की साइड से ऐड कर रहा हूँ, प्रिंट एक्सलेशन, ठीक है, ये मैंने खुद की साइड से ऐड किया है, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक दूसरी वैल्यू भी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, जो ये इनिशियल वैल्यू आर्ग्यूमेंट को लेकर उस पर 15 को यूज करेगा। तो ये प्रिंट क्या है, प्रिंट तो सेम मेथड ही है, राइट, प्रिंट इज द मेथड। अब हमें उसको मैंने उसको अलग तरीके से यूज कर दिया, उसको मैं एज अ किसी चीज का एज अ सम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसको रन किया, ठीक है, देखो यहाँ पर 10 और 25 मुझे मिल गया। इसमें मैंने फिर इसको रीनेम किया, इसको 5 किया और उसके बाद इसको 20 मिल चुका, ठीक है, समझ लो फिर से, ये देख लो इस प्रकार से। ओके, तो ये हो जाता है एक मेथड को मल्टीपल तरीके से यूज करने की दिक्कत। ओके ओके, ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स इन द सिंगल क्लास। मतलब सेम नाम है बट अलग काम है, ठीक है, नाम वही काम अलग, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब सेम चीज अगर हम लोग किसी तरह के ऑपरेटर्स या मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन तरह से अगर हम लोग करें तो then it is known as an operator overloading, ठीक है, yes। So polymorphism is two types, functional overloading and operator overloading, ये याद रख लेना, okay। So in general the capability of using the same names to mean different things in different contexts is known as an overloading, okay, all right। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या किया। हमने अभी तक 4 मेजर टॉपिक्स पढ़े, जिसमें था एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, मैसेजिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, एनकैप्सुलेशन क्या था? इट इज अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेटा फ्रॉम मॉडिफिकेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब क्या था, हमने एक शेल बना दिया अपने डेटा के आसपास, ठीक है। अगर ये हमारा डेटा है, रुक जाओ इसको थोड़ा अच्छा से करते हैं, कंट्रोल जेड नहीं होता क्या, इसको हटा देते हैं। ओके, अगर ये अपना डेटा है तो इसके आर पार हमने एक शेल बना दिया कि जिसके कारण कोई इसमें चेंजेस ना हो पाए, ठीक है। दूसरा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब डेटा हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं लेकिन कैसे वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो हो जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट शोइंग द मेथड्स, दैट इज एसेंशियल टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नेक्स्ट है मैसेजिंग, दैट इज कॉल्ड टू अ मेथड। ओके, लास्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, इसको हटाओ। पॉलीमॉर्फिज्म था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल ऑपरेशन। उसमें हमने 2 ऑपरेशंस देखे, जैसे कि फंक्शन या फिर मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें सेम नाम था लेकिन काम अलग था, और दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स हम लोग यूज करेंगे जो अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ डिफरेंटली इसमें यूज होते हैं, ठीक है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल समझा देता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल मिस कर दिया, सॉरी। अपना VS कोड कहाँ गया, बंद हो गया क्या? वेट अ मिनट, मैं आपको VS कोड में समझा देता हूँ। ओके, ये आ गया VS कोड 1 2, ठीक है। देखो, अब हमने बात क्या की है, अब हमने बात की है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, ठीक है। मैं ये सारे सेल्स को निकाल देता हूँ क्योंकि अपने काम के लिए। ऑलराइट, अब मैं इसमें नया डाल देता हूँ कर्नल, इसके पास है क्या सिलेक्टेड रेडी, रुक जाओ जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, ठीक है, सेटिंग्स कर लो ठीक से। अरे मैंने गलती से इसको बंद कर दिया, दिक्कत की बात ये है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो, अब मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग 1, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ स्ट्रिंग क्या होता है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग 1, जिसमें हमने बोल दिया हेलो, ठीक है। इसको हमने रन किया, ठीक है। नेक्स्ट कोड ले लेते हैं, स्ट्रिंग 2 वेलकम टू DS कोड, ठीक है। ये हमने 2 कोड्स ले लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके नीचे में आपको 2 और अलग अलग चीजें दिखा रहा हूं, x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 25। ओके, अब मैं यहां पर आपको 2 चीजें प्रिंट करवा के दिखाऊंगा। मुझे प्रिंट करना है स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ये एक मैं प्रिंट करूंगा, और दूसरा मैं प्रिंट करूंगा x प्लस 1। ओके, अब यहां पर समझो सेम ऑपरेटर है, दोनों में प्लस ऑपरेटर ही है,
लेकिन अब डेटा टाइप दोनों के अलग अलग है। इसमें ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हम लोग एज अ सेंटेंस को अगर हम लोग डिफाइन करें ना, वो एक कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम लोग स्ट्रिंग में डिफाइन करते हैं। जब भी ये नंबर आता है तब हम लोग इसको इंटीजर, फ्लोट या फिर उस हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये अभी के लिए अब आपको समझ जाओ, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि हमें जावा में ऑलरेडी करना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक सेंटेंस को डिफाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे स्ट्रिंग, जब भी हम लोग नंबर को डिफाइन करेंगे उसको बोलेंगे इंट या फिर इंटीजर, ओके। अब मैं ये सारे सेल आपको रन करा के दिखाता हूं, देखो इसमें तो स्पेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो यहां पर जब मैंने दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर को यूज किया तो उसने मुझे ये दो स्ट्रिंग चिपका के दे दी, समझे। और जब मैंने दो इंटीजर के बीच में ये प्लस ऑपरेटर यूज किया तब उसने मुझे एडिशन करके दे दिया, ठीक है। तो ये सेम ऑपरेटर है लेकिन दोनों में अलग अलग डेटा टाइप्स के कारण अलग अलग ऑपरेशन हुए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ये हो जाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्योंकि डिफरेंट डेटा टाइप्स इंटरैक्ट डिफरेंटली विद डिफरेंट ऑपरेटर्स, ओके। अब नेक्स्ट है, इसमें डिफरेंशिएशन है ये, बट इसके पहले मैं आपको ले जाऊंगा पावर पॉइंट, ओके, सॉरी अपने पीडीएफ में, पीडीएफ, ओके, बैम्बू, ओके। अब देखो समझो एग्रीगेशन, ठीक है, और कंपोजिशन। जब objects of one class are composed of objects of other class, then it is called as an aggregation. It represents a, has a or a part of relationship between classes. ये याद रख लेना, लाइन पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी के लिए, मैं इसमें वापस आऊंगा। कंपोजिशन कहाँ गया, कंपोजिशन क्यों नहीं समझाया, ओके, उसी को हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। मैं इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझाऊंगा जब हम लोग डिफरेंस में जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके वर्ड को समझो, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों से बनती है तब हम लोग बोल देते हैं एग्रीगेशन। जैसे कि इसमें कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिया है, मैं लेता हूं एक गाड़ी का एग्जाम्पल, एक कार का एग्जाम्पल। कार में क्या होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है, व्हील्स होते हैं, इंजन होती है, मोटर्स होते हैं, कूलेंट होता है, ठीक है, रेडिएटर होता है, ये सारी चीजें होती है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अलग अलग जगह से बनती है। इंजन एक कोई कंपनी बना रही है, बॉडी, कार की बॉडी कोई अलग कंपनी बना रही है, कार के व्हील्स कोई अलग कंपनी बना रही है, कार का रेडिएटर कोई अलग कंपनी बना रहा है। ये सारे इकट्ठा आके एक जगह पर एक फैक्ट्री में असेंबल होती है और निकलती है मारुति सुजुकी, ठीक है, निकलती है अपनी मर्सिडीज, निकलती है अपनी बीएमडब्ल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, जब छोटे छोटे चीजों के बीच में उन सब का एग्रीगेशन होता है, उन सब का इकट्ठा होता है, ठीक है, मतलब when they come together to form a larger picture, then it is known as an aggregation. दूसरा एग्जांपल पिक्चर से ही याद है, अलग अलग छोटे छोटे सीन्स को इकट्ठा करके एक बड़ी सी मूवी बनती है, ठीक है, और इसी को मूवी को अगर कट कर दो तो वेब सीरीज बन जाती है, ओके। यहाँ पर इन लोगों ने कंप्यूटर का एग्जांपल दे दिया, ठीक है, मदरबोर्ड, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, इन सब से बनता है, ठीक है। इसमें भी ज्यादा ये नहीं जा रहा क्योंकि ये अपने काम का नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि इट रिप्रेजेंट्स अ, हैज अ और अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, ओके, ये आपको याद रखना है, ओके। इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, अगर एग्रीगेशन और कंपोजिशन अलग अलग कैसे, तो कि अगर नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है तो वो बनाता है, मतलब नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप मतलब तो वो बनाता है एग्रीगेशन, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, तो कि जो छोटे छोटे क्लासेस है वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं खुद से, ओके। तो इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें कंप्यूटर का एग्जांपल ले लें क्योंकि ये इजी आपको समझ आ जाएगा। मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर बट वो सेपरेट आइटम भी रह सकता है, ठीक है, मतलब अलग से मदरबोर्ड आपको मिल सकता है। आप कंप्यूटर को कस्टमाइज करने के लिए अलग से मदरबोर्ड खरीद सकते हो, आप अलग से इंजन को यूज कर सकते हो, लेट से वो इंजन आपने मोटरसाइकिल में डाल दिया, अब आपकी राजा रानी बन गई, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीगेशन कि अगर वो ऑब्जेक्ट, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, जो छोटे छोटे क्लासेस है, उन सब में वो लोग खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स एन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट भी अगर हमने निकाल दिया तो वो पूरा का पूरा उसका अस्तित्व मिट जाएगा, ठीक है।
ओके, अब इसमें मैं समझाता हूं, इसको मैं कैसे समझाऊं आपको। इसको मैं समझाता हूं आपको बैट के एग्जांपल से, क्रिकेट का बैट, ठीक है। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक हैंडल एक ब्लेड। अब वो ब्लेड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती वो बैट के कारण, ठीक है, और उसका हैंडल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वरना फिर वो बैट नहीं गिरा जाएगा। उन दोनों को वे मैच करना पड़ेगा, तभी आपका ये एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बनेगा और आपका क्रिकेट का बैट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप और कंपोजिशन, ठीक है। इट इज अ स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो। एग्रीगेशन जब भी होता है तो एम्प्टी डायमंड सिंबल होता है, और कंपोजिशन जब होता है तब फिल्ड डायमंड सिंबल होता है। स्ट्रॉन्गर रिलेशन है तो फिल्ड है, वीकर रिलेशन है इसलिए वीक है, और सॉरी इसलिए एम्प्टी है। ओके, इसको इस हिसाब से याद रखो। लास्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या हुआ, इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब एक टाइप है। ओके, इट इज अप्रोप्रिएट व्हेन one class is a kind of the other class, ठीक है, ठीक है। तो टीचर इज अ काइंड ऑफ पर्सन, मतलब प्रोफेशन इज अ काइंड ऑफ, it refers to the capability of defining a new class or objects that inherit the characteristics of existing class. Excuse me. Okay. अब मैं बात करता हूं, वापस अपने चलते हैं कंप्यूटर्स की तरफ। कंप्यूटर्स मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, वर्क कंप्यूटर हो सकता है, स्कूल स्टूडेंट कंप्यूटर हो सकता है, गेमिंग पीसी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उन सब में सेम चीज क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। अब सीपीयू के हिसाब से अलग अलग, मॉनिटर के हिसाब से अलग अलग, ये सारे अलग अलग टाइप्स क्या है, तो कि ये सारे हो गए इनहेरिटेंस की बात। क्योंकि सीपीयू एक बेसिक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल सा डब्बा होता है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग बटन पोर्ट्स वगैरह होते हैं, वो स्टैंडर्ड सारी सीपीयू में होगा, ठीक है। तो दैट इज, लेकिन अगर गेमिंग सीपीयू है तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अगर वो वर्क सीपीयू है तो उसका डिफरेंस थोड़ा अलग होगा। तो ये जो डिफरेंस है which is inherited from a standard design, that is a normal common design for a CPU, इसको बोलेंगे हम लोग इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब वारसा, ठीक है, बेसिकली वारसा। Okay, it is refers to the capability of defining a new class of objects that inherits the characteristics from the existing class, ठीक है। A new class is called as subclass और child class और derived class, ये तीन नाम याद रख लो। Existing class is called as superclass, parent class और base class, ये याद रख लो, ठीक है। This feature provides reusability, ठीक है। ओके, तो एक हमने कॉमन डिजाइन बना दी सीपीयू की, अब मैं इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रीयूज कर सकता हूं बेस्ड ऑन माय नेसेसिटी, ठीक है। Additionally, new data method can be added to the subclass as an extension. अब मैं RTX 5090 डाल दूं तो मेरा गेमिंग सीपीयू बन जाएगा, समझ रहे हो, ये बात है। ये सेंटेंस याद रख लो। जनरलाइजेशन इज अनदर नेम फॉर इनहेरिटेंस और इज अ रिलेशनशिप. It refers to a relationship between two classes where one class is a specialized version of another. Okay. Okay. अब क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम यूजिंग मोर देन वन पैरेंट क्लासेस, ठीक है। तो इसमें ये जो सारी थियरी है, ठीक है, ये थियरी थोड़ा बहुत आप देख लो, बिकॉज मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने पावर पॉइंट के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। ऑलराइट, ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है वो देख लो। कहा गया ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में बात देख लो कि अगर सेम क्लास का अलग अलग ऑब्जेक्ट है, सेम क्लास के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज नोन एज एन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात नहीं की गई क्या कहीं पर? हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरो पॉइंटिंग टू द सुपर क्लास, ठीक है, एरो पॉइंटिंग टू द सुपर क्लास। ओके, अब ये समझाता हूं मैं आपको पूरा अपने पावर पॉइंट पे आ जाओ। ओके, इसको बंद कर देते हैं, अब आ जाते हैं पावर पॉइंट। ओके, देखो अब एग्रीगेशन, कंपोजिशन और इनहेरिटेंस के बीच में हम लोग डिफरेंस समझेंगे। जब वीक एग्रीगेशन होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है या फिर जो क्लासेस है वो इंडिविजुअली अगर एग्जिस्ट कर पाते हैं तो उसको बोलेंगे एग्रीगेशन। अगर वो क्लासेस खुद के दूसरे पर डिपेंडेंट है तो उसको बोलेंगे कंपोजिशन। और इज या फिर इनहेरिटेड फ्रॉम वो तरह की अगर रिलेशनशिप हो तो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पूरा अलग ही चलता है, ठीक है,
ओके, नेक्स्ट है डिपेंडेंसी। एग्रीगेशन में चाइल्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ पेरेंट, कंपोजिशन में चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और इनहेरिटेंस में सब क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ सुपर क्लास। ठीक है, एग्जांपल में देखो, डिपार्टमेंट हैज अ प्रोफेसर, हाउस हैज अ रूम, मतलब अगर रूम है तो ही हाउस है, ठीक है, सॉरी हाउस है तो ही रूम है, लेकिन अगर हाउस ही नहीं है तो रूम नहीं है। अगर प्रोफेसर है या नहीं है उससे डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सॉरी अगर डिपार्टमेंट है या नहीं है तो उसको प्रोफेसर से लेना देना है, लेकिन उल्टा नहीं पॉसिबल है। लेकिन डॉग इज अ एनिमल, बस ये एक फैक्ट है। रियूजेबिलिटी, अगर व्हीकल जब भी हम लोग रीयूज करें तो उसको बोलेंगे एग्रीगेशन। कंपोजिशन में टाइटल रीयूज होता है, और अगर हायरार्की हमें यूज करनी है तो इनहेरिटेंस यूज होता है। रिप्रेजेंटेशन में एग्रीगेशन में बात की हमने हॉलो डायमंड, कंपोजिशन में फील्ड डायमंड, इनहेरिटेंस में हमने हॉलो ट्रायंगल की बात की, लेकिन आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है, ठीक है, ये चैप्टर अपना खत्म होता है, जहां पर हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। इसमें मैक्सिमम थियरी ही थी, थोड़ा बहुत मैंने अपनी साइड से एग्जांपल इंक्लूड किया कि जिससे आपको समझ आ जाए कि हमने इसमें क्या हमें इसको कैसे रिलेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज की। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।